नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014 डिस्कस करेंगे और इन रूल्स का रूल 3 मेनली आज के सेशन का पॉइंट रहेगा। तो यहाँ रूल 3 कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014 का रूल 3 हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। तो रूल 3 की शुरुआत हम कर रहे हैं। इससे पहले डिपॉजिट्स का इंट्रोडक्शन हमने देखा था। आइए आज इस रूल से हमारे इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो सबसे पहले यहाँ हम एक हेडिंग लिखेंगे, पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। जब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कितना ही पीरियड के लिए, यानी उसका टेन्योर क्या होगा। पीरियड से मतलब समझ गए बेटा। हम यहां डिस्कस करेंगे कि कितने पीरियड के लिए, कितने लंबे पीरियड के लिए आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। मिनिमम पीरियड क्या होगा और मैक्सिमम पीरियड क्या होगा। तो पीरियड्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। तो इस पीरियड को यानी टेन्योर को हम दो भाग में बांट सकते हैं, मिनिमम पीरियड एंड मैक्सिमम पीरियड। तो यहां हम सीखेंगे कि मिनिमम पीरियड क्या रहेगा और मैक्सिमम पीरियड क्या रहेगा। तो इस कंसेप्ट में भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। मान लीजिए कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014 एप्लीकेबल हो रहे हैं। कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, नंबर एक चीज। उसके ऊपर कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014 अप्लाई हो रहे हैं। तो इन रूल्स का रूल 3 ये कह रहा है कि मिनिमम पीरियड क्या होना चाहिए और मैक्सिमम पीरियड क्या होना चाहिए। यानी कितने छोटे पीरियड के लिए आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं और कितने लंबे पीरियड तक आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम पीरियड है यहां पर, आप नोट कर लीजिए 6 मंथ्स। एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। मिनिमम पीरियड 6 मंथ्स है और मैक्सिमम पीरियड 36 मंथ्स है। शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे। यानी ये समझाना चाह रहे हैं this is date of acceptance of deposit. Date of acceptance of deposit or this is the date of maturity. This is the date of maturity. And यहां से 6 months, तो डेट ऑफ मेच्योरिटी
6 months from date of acceptance and 36 months from the date of this is the date of maturity. "36 months from the date of acceptance." ये पीरियड 6 मंथ्स से छोटा नहीं होना चाहिए और 36 मंथ से लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम 6 मंथ हो सकता है, बट मैक्सिमम 36 मंथ्स के लिए आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। 6 महीने से कम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, 36 मंथ से ज़्यादा नहीं कर सकते। 36 मंथ्स तक आप कोई भी पीरियड एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपका पीरियड, आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 6 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। ये रूल 3 आपको समझाने की कोशिश कर रहा है और ये हम पढ़ रहे हैं रूल क्लोज 1 एंड सब क्लोज ए। अब 6 मंथ्स पर थोड़ा कंसंट्रेट करिए। 6 मंथ्स क्या है हमारा मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट। क्या 6 मंथ से छोटे पीरियड के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते? कुछ कंडीशंस के साथ कर सकते हैं, ठीक है। आइए यहां पे हेडिंग लिखिए, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट देन 6 मंथ्स। आप 6 मंथ से छोटा डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है। शाबाश। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट not exceeding 10% of paid up share capital, आपने पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, प्लस फ्री रिजर्व्स repayable after 3 months। देखो पहले सेक्शन कहता है कि 6 मंथ से छोटा डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करना। फिर सेक्शन ने कहा कि इससे कम पीरियड के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आप मैक्सिमम एक डिपॉजिट 10% तक ही कर सकते हो। यानी शाबाश, ये है जी डेट ऑफ मैच्योरिटी। थ्री मंथ्स, यानी मिनिमम 3 मंथ्स से कम तो डिपॉजिट आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप
3 मंथ्स और 6 मंथ्स के बीच में जो टाइम पीरियड बचा, यानी यहां से यहां तक आप ये शेडिड एरिया देख रहे हैं, इस पीरियड में आप डिपॉजिट एक्सेप्ट, इस पीरियड के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक शर्त है। वो शर्त ये है कि आप 10%, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, आप कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कैलकुलेट करें, आप कंपनी के फ्री रिजर्व्स कैलकुलेट करें और उसको आपस में जोड़ दें, फिर उसका 10% निकालें। चैप्टर के एंड में क्वेश्चन आंसर में मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। अभी बस इसे याद करिए कि पहले पेड अप शेयर कैपिटल निकालेंगे, फिर फ्री रिजर्व निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 10% निकालेंगे और जितना अमाउंट आएगा मैक्सिमम उतना अमाउंट हम 3 महीने मिनिमम एक्सेप्ट कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे, आइए क्वेश्चन नोट करते हैं, एक सवाल नोट करते हैं, एग्जाम क्वेश्चन कैसे आएगा इस रूल के ऊपर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लिखिए एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, X Limited wants to accept deposit from public for a period shorter than 6 months। और फिर कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, कंपनी के फ्री रिजर्व्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो आइए लिखिए एनालाइज द फॉलोइंग डाटा, analyze the following data and give your opinion। तो फिर क्वेश्चन के अंदर आपको शेयर कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन के अंदर शेयर कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, क्वेश्चन के अंदर फ्री रिजर्व्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, स्टेप 1। आइए स्टेप 1 क्या करेंगे आप, शेयर कैपिटल इंफॉर्मेशन में से आप कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 2, आप कंपनी की फ्री रिजर्व इंफॉर्मेशन जो दी हुई है, रिजर्व्स की इंफॉर्मेशन दी है, वहां से फ्री रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। और स्टेप 3, फिर आप इसका 10% निकालेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का आप इसका 10% निकाल लेंगे। और फिर आप ये जो अमाउंट आएगा, आप कंपनी को लीगल एडवाइस ये देंगे कि इस अमाउंट तक मिनिमम 3 महीने के लिए आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यू कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स लेसर पीरियड देन 3 मंथ्स। तो आइए आपके एग्जाम में ये आप इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये होगा। आपको कई फ्रंट्स पर ये उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने उलझना नहीं है, आपको ठीक तरीके से अपने क्वेश्चन को आंसर करना है। आपके स्टडी मटेरियल में आइए चेक करते हैं
कि स्टडी मटेरियल में ये रूल किस तरह से लिखा हुआ है। टाइम पीरियड, नो company under section 73 subsection 2 and no eligible company shall accept or renew any deposit whether secured or unsecured which is repayable on demand. कंपनी ऑन डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ऑन डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कंपनी क्यों नहीं कर सकते, आइए इसका लॉजिक क्लियर करें। ठीक है, मैं इस पॉइंट को आपको समझाना चाहता हूं। आपको ये लग रहा होगा कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, ये डिजायर्ड है कि मैं स्लो चलूं। यहाँ पे तेजी से, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ दुर्घटना हो सकती है, यानी क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर थोड़ी सी भी तेजी दिखाओगे, थोड़ा सा भी पॉइंट अगर कमजोर रह गया तो। अब सोचने का मुद्दा ये है कि कंपनी के ये डिपॉजिट्स के जो रूल्स हम पढ़ रहे हैं, ये कंपनी को ऑन डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट क्यों नहीं करने दे रहे हैं। आप समझ पा रहे हो कि ऑन डिमांड डिपॉजिट, ऑन डिमांड डिपॉजिट का मैं एग्जांपल देता हूं, फिर आप समझोगे बात को। ऑन डिमांड डिपॉजिट कौन करते हैं? बैंक्स। कैसे करते हैं? सेविंग अकाउंट एक एग्जांपल है इसका। सेविंग अकाउंट में क्या करते हो आप? बैंक के पास सेविंग अकाउंट खोलते हो, उसमें क्या करते हो? बैंक के पास जाते हो, डिपॉजिट करते हो, और जब मन करता है उसे विड्रॉ कर सकते हो। ऑन डिमांड का मतलब क्या है? अगर कंपनी को ऑन डिमांड डिपॉजिट हम एक्सेप्ट करने की पावर दे दें तो क्या होगा? फिर कंपनी और बैंक में फर्क क्या रह जाएगा? सोचने की बात है ना। फिर कंपनी और बैंक में फर्क क्या रह जाएगा? फिर तो कंपनी अपना मेन काम छोड़ के बैंकों की तरह ऑपरेट करना शुरू कर देगा। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो कंपनी का कंसंट्रेशन खराब ना हो, कंपनी इस चीज में उलझी ना रहे, इसलिए ऑन डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कंपनी नहीं कर सकती। अभी आपने देखा कि कंपनी कितने मिनिमम कितने पीरियड, देखो 6 मंथ्स तक वैसे कर सकती है, लेकिन छोटा डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है तो 3 महीने तक कर सकती है। उसके लिए एक लिमिट है कि मैक्सिमम इतना ही अमाउंट उठा सकती है, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स तक वो कर सकती है। आइए वापस चलते हैं। नो कंपनी अंडर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 एंड नो एलिजिबल कंपनी शैल accept or renew any deposit whether secured or unsecured which is repayable on demand or upon receiving a notice within a period of not less than 6 months or more than 36 months from the date of acceptance or renewal of such deposit. However, अब आप आगे देखिए बेटा, However, a company may, for the purpose of any its short-term requirements of funds, accept or renew such deposits for a repayment earlier than 6 months from the date of deposit or renewal, as case may be, subject to following conditions. Such deposits shall not exceed 10% of the aggregate of paid up share capital, free reserves and security premium account of the company. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी फ्री रिजर्व्स की डेफिनेशन में मान लिया जाता है। Such deposits and repayable not earlier than 3 months from the date of such deposit or renewal thereof. और आपकी स्टडी मटेरियल से रूल 3 क्लोज 2 भी हम यहीं से पढ़ते हैं। चलिए, रूल 3 क्लोज 1 मैंने आपको समझाया, रूल 3 क्लोज 2 हम यहां से पढ़ते हैं। डिपॉजिट में बी एक्सेप्टेड इन ज्वाइंट नेम्स नॉट एक्सीडिंग 3, यानी आप डिपॉजिट को
मैक्सिमम 3 लोगों के साथ ज्वाइंट नेम के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं कंपनी के साथ, विद और विदाउट एनी ऑफ द क्लोजेस, और साथ में आप ये क्लोज लगा सकते हैं ज्वाइंटली, ठीक है। आइदर आइदर ऑफ द पार्टी कैन क्लेम, या सर्वाइवर, सर्वाइवर मतलब नंबर 1 जिसका नाम है, 2 ज्वाइंट होल्डर्स हैं, दोनों में से कोई भी, आइदर का मतलब है कोई भी क्लेम कर सकता है कंपनी से मैच्योरिटी टाइम पर, दोनों मिलकर करेंगे, कोई भी करेगा, या एक की डेथ होने पे सर्वाइवर कर सकता है, ठीक है। यानी पहले अगर मैच्योरिटी पीरियड पर जो डिपॉजिट डिमांड करेगा, जिसका नाम पहले लिखा है वो फर्स्ट नेम्ड पहले वो करेगा, और अगर फर्स्ट नेम वाले की डेथ हो जाएगी तो सर्वाइवर करेगा, एनी वन और सर्वाइवर। यानी इस तरह के क्लोजेस के साथ भी आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट कंपनी को कर सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह की लैंग्वेज इंक्लूड करें, ठीक है, कि डिपॉजिट किस नाम से करेंगे आप, ठीक है। एलिजिबल पर्सन, आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हैं तो आप अपने नाम से कर सकते हैं, आप ज्वाइंटली कर सकते हैं। जब आप ज्वाइंटली करेंगे तो कोई भी क्लोज ज्वाइंटली, आइदर सर्वाइवर, फर्स्ट नेम और सर्वाइवर, एनी वन और सर्वाइवर, इफ द डिपॉजिटर डिजायर सो, इस तरह के नाम के साथ भी डिपॉजिट रजिस्टर करा सकते हैं। और आगे हम सीखेंगे रूल 3 क्लोज 3, एक्सेप्टेंस लिमिट फॉर डिपॉजिट। शाबाश। एक कंपनी किस लिमिट तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर होल कंपनी लॉ बुक। आइए मैं इसे आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, बाद में आप इसे बुक में से भी पढ़ेंगे। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर क्लियर भी करेंगे। शाबाश। चलिए हम करेंगे सीलिंग लिमिट। सीलिंग लिमिट, सीलिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट, लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। मैं सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊंगा, बाद में आप अपनी स्टडी मटेरियल में से भी। शाबाश। अब जिस कंपनी के बारे में ये रूल पढ़ रहे हैं, ऐसी कंपनी को हम यहाँ 2 भागों में, 2 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर लेंगे। पहले हम बोलेंगे इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, in case of any other company, in case of any other company, in case of government company and in case of any other company, इन 2 डिफरेंट केसेस को हम अलग अलग तरीके से एनालाइज करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि ये आपकी बुक का वन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और जब हम ये पढ़ रहे हैं सीलिंग, तो आप याद रखेंगे ये हम रूल 3, क्लोज 3, क्लोज 4 और क्लोज 5 को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम ये डायग्राम बना रहे हैं। करना क्या है, आपने डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, नोट करना है बुक में, स्टडी मटेरियल से भी साथ में पढ़ लेना है, और मेरे क्वेश्चन आंसर सेशन को भी अटेंड करना है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी। आइए बच्चों, तो पहले इन केस ऑफ गवर्नमेंट
कंपनी हम यहाँ पढ़ेंगे। अप टू 35% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। शाबाश, ये एक लिमिट है गवर्नमेंट कंपनी के लिए कि पेड अप शेयर कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी, या तो क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड दी होगी पेड अप शेयर कैपिटल, या आपको कंपनी के कैपिटल इंफॉर्मेशन में से पेड अप शेयर कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर उसका फ्री रिजर्व्स जोड़ने पड़ेंगे। उसमें दोनों को ऐड करके उसका 35% निकालेंगे और जो भी अमाउंट आएगा वो एक गवर्नमेंट कंपनी के लिए मैक्सिमम अपर लिमिट होगी। तो जब भी डिपॉजिट का क्वेश्चन आएगा तो पहला काम आप क्या करेंगे? जब भी डिपॉजिट का क्वेश्चन आए और डिपॉजिट के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का सब्जेक्ट मैटर हो वो हो सीलिंग लिमिट, तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है? तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि नेचर ऑफ कंपनी क्या है ये ढूंढना है। कहीं वो गवर्नमेंट कंपनी तो नहीं है? ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे जो फर्स्ट केस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और अगर वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो फिर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। शाबाश बेटा, आप ध्यान से बात को सुने और समझेंगे। जब वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो नेक्स्ट चीज आपने जो चेक करनी है, जो नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग आपने करनी है वो ये है, फिर आप ये चेक करिए कि कहीं वो एलिजिबल कंपनी तो नहीं है। तो फिर दो केस बनेंगे फॉर अ एलिजिबल कंपनी, फॉर अ कंपनी other than eligible company। और एलिजिबल कंपनी कौन है वो हम प्रीवियस लेक्चर में समझ के आ चुके हैं। पिछला लेक्चर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि एलिजिबल कंपनी क्या है और अदर कंपनी क्या है। तो नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग हमारी होगी, अगर एलिजिबल कंपनी है तो इसके लिए एक अलग से क्राइटेरिया है। आइए हम इस बॉक्स में एलिजिबल कंपनी के बारे में सीखेंगे और इस बॉक्स में हम अदर देन एलिजिबल कंपनी के बारे में सीखेंगे। अगर वो एलिजिबल कंपनी है तो फ्रॉम शेयर होल्डर्स, फ्रॉम शेयर होल्डर्स up to 10% of paid up share capital plus free reserves, and from others up to 25% of paid up share capital plus free reserves। This is the ceiling limit। आइए
अब हम देखेंगे ऐसी कंपनी के बारे में जो एलिजिबल कंपनी नहीं है। शाबाश। तो इट में एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स from its members (25% of paid-up share capital plus free reserves). शाबाश। ये हमने देखा सीलिंग लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स।